नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगी और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर की तह तक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन तारीखों का ऐलान किया। सबसे बड़ा ऐलान कल हो चुका है और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। और आपको बता दें, आज से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 7 फेज में चुनाव होनी है। लोकसभा चुनाव 2024 7 फेज में होने और आपको बता दें, इसके साथ ही उपचुनाव का भी साथ में ही ऐलान किया गया है। तो वहीं देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आपको बताएं कि कुल 7 फेज हैं जिनमें चुनाव होनी है। पहला फेज 19 अप्रैल को है और आखिरी चरण जो है वो 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी साझा की। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किया जिसका सभी को इंतजार था और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. जो Phase 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल। और चलिए इस खबर की तह तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका रुख करना चाहेंगे। अनिल, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल यहां पर आया और कल यहां पर इन तारीखों का ऐलान किया गया। अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तारीख का सभी को इंतजार था राजनीतिक पार्टियों की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की घोषणा कल चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। 7 फेज में पूरे देश में लोकसभा चुनाव रहने वाला है। 19 अप्रैल से जो पहली जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है, 19 अप्रैल को जो पहले फेज के वोट है वो पड़ जाएंगे। जो चुनाव परिणाम है लोकसभा चुनाव का वो 4 जून को आएगा। यानी एक पूरी लंबी प्रक्रिया है अगर हरियाणा के एंगल से बात करें, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, आखिरी चरणों में हरियाणा में चुनाव होने, छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने, 25 मई को हरियाणा में जो पोलिंग है वो होगी। तो मानकर चलिए एक लंबा जो चुनावी शेड्यूल है वो जारी किया गया हरियाणा के लिहाज से भी अगर बात करें, क्योंकि जो हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल है उनके लिहाज से भी अगर देखा जाए एक लंबा जो चुनावी शेड्यूल है हरियाणा के लिहाज से वो रहने वाला है। क्योंकि आज की तारीख से अगर 25 मई तक देखा जाए तो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का लंबा समय है। तो ऐसे में हरियाणा के जितने भी उम्मीदवार लोकसभा के रहेंगे, जो राजनीतिक दल है, उनको एक लंबा चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। और जितना लंबा चुनाव प्रचार होता है, एक थकाऊ चुनाव प्रचार हम कह सकते हैं हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि हरियाणा उतना बड़ा स्टेट तो है नहीं। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, 10 लोकसभा की सीटें। तो ऐसे में 10 लोकसभा सीटों के लिए 2 महीने से ज़्यादा का चुनाव प्रचार। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी लंबा जो चुनाव है हरियाणा का रहने वाला है। अब राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से 6 अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इनेलो ने अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से टिकटों का मंथन लगातार चल रहा है। कांग्रेस की 4 से 5 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो जल्दी ही टिकटों की घोषणा करेगी, लेकिन अब जो चुनावी शेड्यूल आ चुका है हरियाणा में चुनाव काफ़ी बाद में, तो ऐसे में कांग्रेस टिकटों में थोड़ा समय ले सकती है। हालांकि संभावना है कि कांग्रेस की जो एक और लिस्ट आनी है उसमें हरियाणा को लेकर भी कुछ घोषणा की जा सकती है। वहीं बीजेपी की 4 सीटें बची हुई है, सोनीपत, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, इनको लेकर बीजेपी आने वाले दिनों में जल्दी ही टिकटों की घोषणा कर देगी।
जी अनिल, साथ ही साथ क्योंकि देखिए 2019 से लेकर 2024 की अगर बात करें तो इलेक्शन पैटर्न में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्या कुछ नई चीजें यहाँ पर देखी गई है? देखिए बिल्कुल इलेक्शन पैटर्न की बात करें, क्योंकि लगातार अगर केंद्र सरकार की बात करें, लगातार 2 बार से मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से एक बार फिर दावा बड़ा किया गया है। बीजेपी की तरफ से एनडीए 400 पार का दावा किया जा रहा है। बीजेपी खुद 370 से ज़्यादा सीटों का दावा कर रही है और इस बार जो लड़ाई है, अगर बात करें वोटिंग पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें, इस बार जो लड़ाई है एक बार फिर बीजेपी की जो बाकी जो विपक्षी दल उनके साथ रहने वाले जो विपक्ष है, इस बार इंडिया गठबंधन के तहत जो मोदी को मुकाबला देने वाला, हालांकि कुछ जो क्षेत्रीय दल है वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो विपक्षी दल है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ये जो तमाम दल है इस बार इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने जा रहे हैं। इस बार उनका जो एक रणनीति है, इस बार कुछ रणनीति अलग बनाई है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि वो अकेले अकेले मोदी का सामना नहीं कर सकते, बीजेपी को वो टक्कर नहीं दे सकते। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का गठन किया गया है। कई राज्यों में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि कई राज्यों में जो कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ना एनडीए में है ना वो इंडिया गठबंधन में है, वो अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में, चाहे हम टीएमसी की बात करें वेस्ट बंगाल में, या बीजेडी की बात करें, आंध्रा की बात करें, या हम मायावती की बात करें, ये कुछ जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अपने लिहाज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो मुख्य मुकाबला मानकर चला जा रहा है वो एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन के तहत है। इंडिया गठबंधन के तहत कई राज्यों में सीटों का बंटवारा हो चुका है और विपक्ष को भी अच्छे से पता है कि लगातार 2 बार से मोदी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार भी मोदी का सामना करना उतना आसान नहीं। तो एक नई रणनीति के तहत इस बार इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में आएगा। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, उपचुनाव को लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव भी है और इसमें एक सीट हरियाणा की करनाल है, तो वहीं हिमाचल की खाली हुई 6 सीटें हैं। आपको बता दें कि 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होनी है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का भी साथ में ऐलान किया गया, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और बिहार शामिल है, जिनमें 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होनी है। तो वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि अगर करनाल से कांग्रेस ईमानदारी से मजबूत उम्मीदवार उतारे तो वे समर्थन देंगे। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी से लोग दुखी हैं। हरियाणा प्रदेश का सिनेरियो और है। यहाँ पे मौजूदा जो सरकार है 10 वर्ष से, उससे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। खास करके ये जो पिछले 4.5 वर्ष भाजपा की सरकार के, जेजेपी की सरकार के निकले हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे यहाँ से बच्चों को पलायन करना पड़ा, विदेश जाना पड़ा, बहुत सारों ने तो अपनी ज़मीनें बेच दी, घर बेच दिए, परिवार से अलग हो गए, विदेशों में चले गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, जीरो कर दी, नशा और अपराध बढ़ गए, 19 से 24 घोटाले इन्होंने किए, जो आम लोगों का पैसा था वो खा गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ आज है। आप एक चीज़ बताऊं मैं आपको, करनाल का उपचुनाव होगा, अगर ईमानदारी से कांग्रेस बेईमान ना हो और कांग्रेस भाजपा के साथ मिले ना, ईमानदारी से कोई मजबूत उम्मीदवार उतारे, हम भी मदद कर देंगे। और चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। अनिल, लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान यहां पर हो गया और बात अगर हरियाणा की करनाल सीट की करें तो इस सीट को लेकर लगातार जो तस्वीर है उस पर जो संशय यहां पर बना हुआ है। बीजेपी की बात करें तो तस्वीर यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो अभी तक संशय बना हुआ है। वहीं इनेलो की तरफ से अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है कि कांग्रेस अगर कोई मजबूत प्रत्याशी उतारती है तो उनका समर्थन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिन जिन राज्यों में उपचुनाव होने थे, उनकी घोषणा भी कर दी गई, क्योंकि हरियाणा में करनाल सीट खाली हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई थी, तो चुनाव आयोग की तरफ से करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। वो भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो करनाल सीट पर उपचुनाव है वो 25 मई को होगा, जब प्रदेश में लोकसभा चुनाव होंगे। जिस दिन लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी उसी दिन करनाल सीट पर उपचुनाव होगा। बीजेपी की ये सीट थी, मुख्य
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में ही घोषणा की थी कि उनकी तरफ से सीट मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए खाली की गई है। तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की तरफ से नायब सैनी चुनावी मैदान में होंगे। नायब सैनी के लिए ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सीट खाली की गई थी। तो बीजेपी की तरफ से नायब सैनी चुनावी मैदान में रहने वाले। वहीं अभय चौटाला की तरफ से कल एक बयान दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी विपक्षी दल है सभी विपक्षी दलों को करनाल उपचुनाव में एक ही साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए। इनेलो उस उम्मीदवार को सबसे पहले समर्थन देगी। उनकी तरफ से समर्थन की घोषणा भी कर दी गई ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। और अगर करनाल की बात करें, करनाल से लगातार मनोहर लाल 2 बार विधायक बने हैं। अब वो लोकसभा चुनाव करनाल लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था और उन्होंने विधानसभा में इस्तीफे की घोषणा की थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि नायब सैनी सीट की देखरेख करेंगे, वो इस सीट से एक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। ये लगभग बीजेपी में तय हो चुका है। और जो चुनाव रहने वाला है 25 मई को चुनाव रहेगा। जो एक नामांकन की प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल से शुरू होगी। यानी जो हरियाणा में करनाल सीट पर उपचुनाव होना है वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ होना है। तो ऐसे में ये उपचुनाव काफ़ी अहम रहने वाला है, जहां इस सीट पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, नायब सैनी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो आप मानकर चलिए कि बिल्कुल हाई प्रोफाइल ये चुनाव रहने वाला है। विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, कांग्रेस किस तरीके से चुनावी मैदान में आएगी, करनाल को लेकर किस तरीके से अलग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसा अभय चौटाला ने कहा कि सबको संयुक्त तौर पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष किस तरीके से रणनीति अपनाता है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल अनिल, साथ ही साथ क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस और इनेलो के अलावा अगर बात जेजेपी की यहाँ पर करें तो जेजेपी का क्या कुछ स्टैंड रह सकता है उपचुनाव को लेकर? देखिए बिल्कुल जेजेपी का भी स्टैंड देखना होगा, क्योंकि जेजेपी अब तक सरकार में भागीदार थी। तकरीबन 4.5 साल तक जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। हालांकि अब बीजेपी जेजेपी अलग अलग हो चुके हैं। जेजेपी फिलहाल यही प्लानिंग कर रही है कि जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके से लड़ा जाए। रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कि कितनी सीटों पर जेजेपी लोकसभा चुनाव लड़े। इसके अलावा करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेजेपी क्या रणनीति बनाती है, आने वाले दिनों में क्या घोषणा जेजेपी की तरफ से की जाती है, अपना उम्मीदवार उतारा जाता है या मुख्यमंत्री नायब सैनी को समर्थन किया जाता है, ये काफी अहम रहने वाला है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। उत्तराखंड में आपको बताएं पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों के नाम यहां पर घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस में अभी 2 नामों पर मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड की बात करें तो पहले फेज में उत्तराखंड में वोटिंग होनी है 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल को पहला फेज है और उत्तराखंड में पहले फेज में ये वोटिंग होगी। आपको बताएं बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी 2 नामों पर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और जो तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से वो पूरी कर ली गई है। सरकार की ओर से जो तैयारियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। नासिर, उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग होनी है, 19 अप्रैल को पहला चरण है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। क्या कुछ तैयारियां पहले चरण को लेकर, क्योंकि पहले फेज में ही उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कल आचार संहिता लगने के बाद से सरकार की तरफ से भी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया है कि निर्वाचन विभाग की पूरी तैयारियां हैं और हर तरह की तैयारियां कर ली गई है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसी लिहाज से अब कामकाज शुरू हो गया। पहले 2 दिन तक लगातार जो प्रचार सामग्रियां लगी हुई है उनको हटाया जाएगा और निर्वाचन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो चुनाव पूरी तरीके से व्यय कराया जा सके, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है और उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे उनको आगे चुनाव में अपने काम करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के निर्वाचन और सरकार की तरफ से तैयारी कर रही है। वहीं अगर हम पार्टियों की बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 5 सीटें तो सूचियों में उन्होंने 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी 3 सीटों पर, जिसमें टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये 3 सीटें हैं जिन पर अभी तक उन्हें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जबकि 2 सीटें अभी हरिद्वार और
हरिद्वार और अल्मोड़ा, ये 2 सीट ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं, जिन पर अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अब उम्मीद है कि जल्दी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। हालांकि कांग्रेस के इस देरी पर कहीं ना कहीं बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव से भाग रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस किस तरह का कदम उठाए, दिखने वाली बात है। बिल्कुल नासिर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी वो उतारे, लेकिन बीजेपी की बात करें तो पूरी 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 2 सीटों पर अभी भी कांग्रेस जो है वो मंथन कर रही है। अब इसमें बीजेपी जो है वो लगातार कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं लगातार शुरुआती दौर से ही बीजेपी जी। कांग्रेस पर तंज कस रही है, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी ने ही सूची जारी की थी। करीब लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय का गुजर चुका है, तब जब बीजेपी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, जो बाकी के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी बीजेपी ने कर दिया। यानी पाँचों सीटों पर, पाँचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। काफी मंथन चल रहा है, जिसमें अल्मोड़ा सीट और माफ कीजिएगा, नैनीताल सीट और हरिद्वार सीट ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कांग्रेस नहीं कर पाई है, क्योंकि हरिद्वार पर काफी मंथन किया जा रहा है। बड़े बड़े दावेदार हैं, किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। मजबूत कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं उनके साथ काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस किस तरीके के प्रत्याशी को उतारते देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर दावेदारों की लिस्ट है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, बड़े कई और नेता भी हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत असमंजस है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी तंज कस। बिल्कुल नासिर, क्योंकि देखिए नैनीताल और हरिद्वार जो 2 सीटें आपने बताई, क्या कुछ कहा जा सकता है कांग्रेस कौन से वो 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके नामों के ऊपर मंथन कांग्रेस में किया जा रहा है इन 2 सीटों को लेकर? देखिए, दोनों ही सीट पर कई बड़े नामों का ऐलान, बड़े नाम दावेदारी कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में काफी मंथन कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो हार का मुख देखे, और इसीलिए बहुत सोच समझ कर ये फैसला कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार दावेदारी कर रहे हैं। उनके बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनकी दावेदारी पक्की है। अभी तक हरक सिंह रावत की दावेदारी वहां पर मानी जा रही थी, लेकिन अब जब हरक सिंह रावत ने कल इस्तीफा दे दिया है, अपने जो पद हैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आखिरकार क्या कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी तंज कस रही है और सवाल उठा रही है कि उनके जो बड़े नेता हैं, उनके जो लीडर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो भाग रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है, ये इससे साफ स्पष्ट नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है, तो बहुत सारे सवाल है जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास बड़े चेहरों के नाम पर ये 2 बड़े चेहरे थे, अब किसको टिकट देती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के जो तंज कसा जा रहा है, तो उस पर कांग्रेस किस तरीके से जवाब देती है देखने वाली बात। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे हिमाचल की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लगने से राज्य चयन आयोग के माध्यम से अब नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। नवगठित आयोग के माध्यम से पूर्व में जारी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर राज्य चयन आयोग की तरफ से औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा। अब देखिए, प्रदेश राज्य चयन आयोग की ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए 26 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे, और इसके अलावा 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए सीबीटी तय है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार से हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूर्व में जारी जो भर्तियां प्रक्रिया हैं वो लगातार यहां पर जारी रहेगी, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन अब जो नई भर्तियां उन पर रोक लगा दी गई है, रोक लग जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले कल जो जिस तरह से चुनाव का ऐलान हुआ है और उसके बाद से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है पूरे देश में, और हिमाचल की भी अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है, तो ऐसे में एक तो आचार संहिता लगने के बाद जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए पोस्टर होते हैं, बैनर या होर्डिंग्स होते हैं,
उनको हटाना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार के हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त यहाँ सत्ता में है और अभी कंटिन्यूटी में है सरकार, तो यहाँ पर जो सरकार से जुड़ी हुई उपलब्धियों के पोस्टर बैनर होंगे या फिर किसी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री की फोटो होगी, सरकारी जो मंत्रियों की फोटो होगी, तो उसको हटाना पड़ता है और जो बोर्डिंग होर्डिंग है उनको ढकना पड़ता है। तो ये एक जो इमीडिएट काम जो करना पड़ता है, जो इससे जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको ये जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार की तरफ से कुछ भर्तियों का ऐलान किया गया था, कुछ रिजल्ट निकालने को लेकर ऐलान किया गया था, उसके साथ साथ बैच वाइज भर्तियों को लेकर भी प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जैसे ही आचार संहिता लग गई है तो ये प्रोसेस सब रुक गया है। हालांकि बहुत विपरीत परिस्थिति हो या बहुत जरूरी स्थिति हो तो उस स्थिति में राज्य सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखती है या वो संबंधित विभाग चुनाव आयोग को, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं शिमला में, उनको पत्र लिखते हैं और फिर उसके बाद वहां से अप्रूवल की जाती है। तो चुनाव आयोग लिखता है कि इसको अगर जरूरी है परमिशन देने की तो परमिशन दी जाती है, अन्यथा जब तक आचार संहिता नहीं हटती है तो ऐसी स्थिति स्टेट में भी पैदा हो गई है। और जो राज्य चयन आयोग अब क्योंकि वो फंक्शनल हो गया है, उसके तहत बहुत सारी भर्तियां होनी थी तो वो अब रुक गई हैं और जिनके भर्तियों को लेकर ऐलान पहले ही हो चुका था, प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था, तो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फिर भी एक बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसको लेकर परमिशन यहाँ लेनी होगी। तो कह सकते हैं हम ये अब जिस तरह से 6 जून तक जो पूरा चुनाव की प्रोसेस चलना है तो 6 जून तक चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहेगी। हालांकि कई बार इसको जब रिजल्ट निकल जाते हैं, यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट निकल जाएंगे तो उसके बाद से ही कई बार चुनाव आचार संहिता को लिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी जो अभी तक के अधिसूचना है उसमें 6 जून तक ये प्रभावी रहेगी आचार संहिता। तो ये सारा प्रोसेस रुक गया है। हिमाचल की अगर बात करें तो महिलाओं को 1500 देने को लेकर फार्म भी जारी किए गए थे और उस फार्म में मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई है। तो अब ये तय है कि अब वो प्रोसेस भी रुक जाएगा और जब तक आचार संहिता नहीं हटती है तब तक महिलाओं के जो 1500 मिलने के आवेदन हैं वो नहीं लिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी पिछले कल भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी थी। हालांकि जिन महिलाओं को ये 1500 मिल रहे हैं, लाहौल स्पीति की खासतौर पर अगर बात करें तो जिनको ये पहले से मिलना शुरू हो गया है उन्हें मिलते रहेंगे, लेकिन नए आवेदन इसमें नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ साथ बाकी भी जो लाभार्थी योजनाएं हैं जिनको उसका बेनिफिट्स मिल रहा है, जिनको शुरुआत हो चुकी है, उनको मिलती रहेगी। लेकिन जिन्होंने अभी आवेदन ही किए हैं उनको अब चुनाव आचार संहिता हटने के बाद ही तो लाभ मिल पाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल प्रदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। पंजाब में अंतिम चरण में वोटिंग होगी, 4 जून को मतगणना होनी है और इसके साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता को उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा शनिवार को की गई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। पंजाब में अंतिम चरण में वोटिंग होगी, 4 जून को मतगणना होगी। और आपको बता दें कि देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता के बाद आपको बताएं 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, पंजाब की बात करें क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना गया। पंजाब में 13 सीटों पर अंतिम चरण में यानी 1 जून को चुनाव होनी है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि चुनावों का जो ऐलान है वो सारी जगह पर हो चुका है। खासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो 7वें चरण में जो चुनाव है वो पंजाब में होने हैं। हालांकि सिर्फ पंजाब में ही नहीं और राज्यों में भी, जैसे चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जो चुनाव है वो 7वें चरण में होने हैं। पर एक फैक्टर जो यहाँ पर काम करता है कि पंजाब को ज्यादातर जो है वो आखिरी फेज में रखा जाता है। जैसा कि इस बार आखिरी फेज 1 जून को आने वाला है। इससे पहले 2014 या फिर साल 2019 की बात की जाए तो उसमें भी
भी लास्ट फेज में ही यानी कि 7वें फेज में ही पंजाब के चुनाव होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पूरे देश में चुनाव सिमट जाते हैं तब जब सेंटर सरकार है, क्योंकि पहले देखा गया था कि भाजपा जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ रही थी कि मिलजुल के वहां से सारे लोग जो है वो पंजाब में आ जाते हैं और यहाँ आकर अपना जोर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इस बार भी यही फैक्टर जो है वो बताया जा रहा है कि 7वें फेज में चुनाव जो है वो रखे गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस बार अभी तक पंजाब में जो है वो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन है उसके बारे में कोई ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। पर आपको ये भी बता दें कि कुछ ही समय में ये जो ऐलान है वो हो सकता है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से ही 8 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो दी गई है। इसके अलावा अभी तक किसी और पार्टी ने कैंडिडेट भी नहीं दिए हैं। और आपको ये भी बताएं कि अगर फिलहाल पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1,11,92,000 जो है वो पुरुष वोटर है और वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो तकरीबन 1,70,000 जो है, माफ कीजिएगा, 1,70,00,000 जो है वो चलिए रहेंगी। हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।